चलो जी शुरू करते हैं। ये टेस्ट 5 का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 to 25 तक को डिस्कस करेंगे। राइट, मेरा नाम है आशीर्वाद कुमार और मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन किससे रिलेटेड है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये कह रहा है पहला वाला स्टेटमेंट कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग में वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है रादर देन अनएम्प्लॉयड सेक्टर। दूसरा है कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम्स वाज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। एंड थर्ड है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, अब सबसे पहली बात देखो, इकोनॉमी में दो चीजें होती है, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट के रूल्स गवर्नमेंट के एम्बिट के अंदर आती है। राइट, फॉर एग्जांपल जैसे सीपी के अंदर बहुत सारे मॉल्स है, दुकान है जिनके पास सब कुछ है, वो लेबर लॉज भी मानती हैं, जीएसटी भी उनके पास है और भी बहुत सारे फलाना डिम का लॉ है गवर्नमेंट के, वो सब मानती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मान लो मेरे गांव के बाहर जो पान का दुकान है, राइट, या मेरे गांव के अंदर जो साड़ी वाला दुकान है, वो सब किस में आते हैं? वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना। ना तो उनके पास लाइसेंस है, ना वो कोई टैक्स देते हैं, ना उनको गवर्नमेंट के किसी लॉ से मतलब है। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बेटा आपकी इकोनॉमी का बहुत मेजर चंक, अराउंड 80 to 85% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रही है। ठीक, दूसरा बात आपसे है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 20 to 15%, मतलब 50 to 20% के आसपास आते हैं। तो एक बात बताना, फूड प्रोसेसिंग में ऐसा कुछ कौन सा डेवलपमेंट हो गया है, कौन सा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज भी अपन लोग देखते हैं बहुत सारे लोकल फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपने गाँव में, अपने शहर में होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब कोशिश कर रही है कि इसको अब फॉर्मलाइज किया जाए। क्या किया जाए? फॉर्मलाइज किया जाए। राइट, इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या, ये सेकंड वाला पॉइंट जो था कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइज करना है किसको, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को, उसको लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। क्लियर है? तो पहले वाला स्टेटमेंट गलत है, पहले वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। और तीसरा याद रखना कि कृषि संपदा योजना कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पीएमएफएमपी क्या है। प्रधानमंत्री जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर आती है। 10,000 करोड़ इसका आउटले है, 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेनिफिट करेगी। ये जो स्कीम है उसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थीम को अडॉप्ट किया है। आपको पता होगा ये यूपी गवर्नमेंट की थी, बाद में इतनी सक्सेसफुल हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको कॉपी किया। स्पेशल फोकस किसको देंगे? वही पता है तुमको, वेस्ट टू वेल्थ, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ईटीसी। अब राइट, उसके बाद आपका ये जो प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना है उसके बारे में पढ़ लो। ये एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 6,000 करोड़ के पीरियड तक 2016 से 20 तक इसको लागू किया गया था। उसके बाद इसके अंदर ये जो 8 पिलर्स है वो देख लेना, जैसे मेगा फूड पार्क है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करना है, फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है और साथ साथ क्वालिटी को एश्योर करना है, बाकी ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना है, फिर ऑपरेशन ग्रीन है। राइट, ठीक, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसको अब रिसेंटली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये पीएलआई जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम बन के आई, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो इसने कमाल ही करते हैं। उसको टेक्सटाइल में भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बातें हो रही है कि उसको फूड प्रोसेसिंग में भी आगे चला जाए, मतलब फूड प्रोसेसिंग में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। मैंने तीनों स्कीम्स के बारे में आपको बता दिया बेटा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप मुझे बता दो क्या क्या है। पहले देख लेते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में लॉन्च किया था चीजें। इसमें कितनी, इसमें 12 न्यूट्रिएंट है, जिसमें से पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, बाकी ऑर्गेनिक कार्बन है, फिर तुम्हारा ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज है, कॉपर है। ये 12 न्यूट्रिएंट के बारे में पता होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 3 है ना, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन, ये तो पक्का से याद ही कर लेना। बाकी याद रखो ये 3 साल के एक बार मिलता है। तो मेड अवेलेबल वंस इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपसे कह रहा है कि मॉइस्चर रिटेंशन डाटा इज नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात है, हमने नहीं देखा ना। इट वाज लॉन्च इन 2014 है क्या? नहीं किया है, 2015 है। तो थर्ड गलत होगी, 1 और 2 सही, इसका आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि इंडिया नेवर पोस्टेड अ करंट अकाउंट सरप्लस बिटवीन 1991 टू 1919-1920। चलो ये वाले क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ लो। सबसे पहले ये अपनी इंडिया है, राइट। फिर ये अपने बाकी की दुनिया जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह लेते हैं, ठीक है। इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या सप्लाई करती है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितनी कंट्री हैं वो क्या कर रही है? वो इंडिया को भी क्या दे रही है? सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक। तो अगर इंडिया ने अपनी चीजों को बाहर की दुनिया में भेजा तो वो क्या हो गया? वो एक्सपोर्ट हो गया। बाकी की दुनिया में दुनिया का सामान अगर इंडिया में आया तो वो इंपोर्ट हो गया, राइट। तो ये आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें एक्सटर्नल सेक्टर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सेक्टर, राइट। एक्सटर्नल सेक्टर में समझ में आया? ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया कि इंडिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो एक्सटर्नल सेक्टर में कैप्चर किया जाता है। अब देखो अभी एक्सचेंज हो रहा है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन अ ईयर, राइट। लॉन्ग टर्म मतलब ग्रेटर देन ईयर। ये जो शॉर्ट टर्म है ना उसको एक्सटर्नल सेक्टर के जिस अकाउंट में अपन देखते हैं ना। चलो अच्छा एक और बात, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है ये करंट अकाउंट होती है प्लस कैपिटल अकाउंट होती है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं वो अपने किस में आते हैं? करंट अकाउंट में आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं, राइट। ये करंट अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म आते हैं, ठीक। अब देखो करंट अकाउंट में समझ लेना बेटा, ये जो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट जो है ना, इसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है जो आपका क्या बताता है? गुड्स और सर्विसेज में नेट आपने क्या गाया, क्या गंवाया, क्या कमाया, नेट बताता है गुड्स एंड सर्विसेज में। दूसरा आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल होता है जो किसके लिए है? सर्विसेज के लिए है। तीसरा क्या है? आपका रेमिटेंसेज है। रेमिटेंसेज क्या है? जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी दूसरी कंट्री है और यहाँ पे पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। जैसे मैं मान लो कि मिडिल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में मैं काम करता हूँ, मैंने वहां से क्या भेज दिया? फॉरेन करेंसी भेज दिया। इसको क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस कहते हैं। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये सही रखता है रेमिटेंसेस। बाकी तो अपना ये जो अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना ये बहुत गड़बड़ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है एक कंपोनेंट, दूसरा बैलेंस ऑफ इनविजिबल और तीसरा है रेमिटेंसेस। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा निगेटिव में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बैलेंस ऑफ इनविजिबल पॉजिटिव रहता है। रेमिटेंसेस अगर देखो तो इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंसेस रिसीविंग कंट्री है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया इज नेवर पोस्टेड 1991 के बाद आज तक हमें कभी करंट अकाउंट सरप्लस मिला ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो पता था आपको कि कोविड में रिसेंटली गवर्नमेंट ने करंट अकाउंट सरप्लस पाया है। बट ये 1991 के बाद नहीं है, 2005 के आसपास ऐसा होता था पहले, ठीक। जैसे क्वार्टरली अगर सरप्लस देखो तो 2006 में हुआ था, ठीक। उसके बाद अगर आप इस वाले ग्राफ को पढ़ लेना, इसमें सारी चीजें अच्छे से डिटेल में मेंशन है। बाकी जो सेकंड वाला पार्ट है कि 2.2% ऑफ जीडीपी है 10 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी हमने आपके पास इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट आप सामने लगा दिया, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो 2 का आंसर होगा, 1 गलत है, आंसर है इसका सी, मतलब 3 का आंसर है सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से क्या समझते हो? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कुछ नहीं था, लिबरलाइजेशन के पहले जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी उसी को क्या कहते थे? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू कम्युनिटी कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर लिबरलाइजेशन, राइट। ये कोई इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म दे दिया था। इस टर्म को लेकर उस टाइम में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, बट आप बस इतना समझ लो किससे रिलेटेड है, जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद क्या क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ हैज सीन पॉजिटिव इंपैक्ट, बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ हैज बीन एक्सीलरेटिंग, गलत है। एग्रीकल्चर सेक्टर कभी भी एक्सीलरेट नहीं किया, हमेशा ऊपर नीचे होता है। रीजन क्या है? मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। थर्ड है द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द बेस ऑफ ग्रोथ आफ्टर रिफॉर्म। 1 एंड 3 सही होना चाहिए, 2 गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए 5 का ए। मैंने आपके पास ये जीवीए डाल दिया है, ये टेबल डाला है, इस टेबल को आप ध्यान से देख लेना। जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर का जीवीए देखोगे तो 2014 में 18% के आसपास, फिर 15 में 17, फिर 18, फिर 18, फिर 17, फिर 17 पॉइंट समथिंग। तो कहने का ये मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहा, हमेशा ऊपर नीचे होता रहा है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शुगर केन की प्राइसेस आर सेट बाय, ये गलत है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होके बोला जाए तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जो एमएसपी या फिर शुगर केन की एफआरपी प्राइसेस है उनको सेट करती है, ठीक है। बट सीएससी पे रिकमेंड करती है, तो वन तो गलत हो गया ना।
वन गलत हो गया। सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, सम स्टेट आल्सो डिक्लेयर्ड स्टेट स्पेसिफिक शुगर केन प्राइस। जैसे मान लो मैं यूपी का सीएम हो गया गलती से, और मैं यूपी का सीएम हो गया, मुझे लगता है कि मेरे मतलब जो प्रदेश है, जो मेरा स्टेट है, उसकी गन्ना किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं बोल दूंगा ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 रुपये दे रही है तो मैं बढ़ा के 2000 रुपये दे दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड वाली स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, तो 6 का आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में आपसे जो पूछ रहा था वो करेक्ट नहीं पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, तो देखो ये थोड़ी बहुत गलती मेरे से एग्जाम में अक्सर हो जाती थी, ठीक है, और मैं 2 बार कट ऑफ इसीलिए मिस कर गया था वो। तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि ये सब गलतियां मत करना, ये सब गलती बहुत ज़्यादा मतलब ब्लंडर होती है भाई, ये सब देख लो। ठीक है, नॉट करेक्ट करेक्ट वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसकी आंसर सी होगी 6 की। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस करके आती हैं, जिसको कौन रिकमेंड करता है, सीएसीपी। सीएसीपी किससे कंसल्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट और शुगर की जो शुगर इंडस्ट्री की बहुत सारी एसोसिएशन है उनसे। देखो इंडियन शुगर के साथ हाई कॉस्ट का प्रॉब्लम है, रीजन क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अपना बहुत हाई है, क्वालिटी सीड की कमी है, और जो शुगर मिल्स हैं वो आज भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। बाकी तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% स्टेक है NIIF में। दूसरा कह रहा है एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तीसरा कह रहा है ये फर्स्ट सोवरेन वेल्थ फंड ऑफ इंडिया है। अब देखो NIIF में कीवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें एक चीज समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिटर्न है, इसका रिटर्न है, जैसे मान लो कि बैंक अगर लोन देती है तो वो बहुत ज्यादा एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं, तो बैंक्स पे एक तो ऑलरेडी एनपीए का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने में बैंक हिचकिचाती हैं। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अलग से बूस्ट देने के लिए क्या किया है, NIIF बना दिया, जो एक इंडिया का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है। सोवरेन का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, सोवरेन मतलब गवर्नमेंट मान के चलो। बाकी सेबी ने इसको एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में माना है। तो और ये जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो 51% नहीं है, वो 49% के आसपास है, तो 1 कट गया, आंसर 7 का होना चाहिए बी, राइट। NIF मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आपसे ये पूछ रहा है कि करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आएगा। मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उसको ध्यान से सुन लेना फिर से। रिमिटेंसेस करेंट अकाउंट में आता है, हाँ जी आता है। ट्रेड आता है, आता है। एफडीआई आता है, नहीं आता है। मसाला बॉन्ड की बात की, नहीं की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की, नहीं की। ये तीनों के तीनों ना मार्केट के कॉन्सेप्ट है, तो जब अपन मार्केट पढ़ेंगे ना तो इस चीज को डील में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो 1 और 2 होना चाहिए, तो 8 का आंसर ये होना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब ये रफ्तार, रफ्तार स्कीम किससे रिलेटेड, देखो रफ्तार देखने से लगता है कि स्पीड से रिलेटेड कुछ ट्रांसपोर्ट या फिर एविएशन वेविएशन मार के चले आओगे, बट 9 याद रखना, 9 एकदम धोखा है तुम्हारे साथ। 9th का जो आंसर होगा, 9th का जो आंसर होगा वो अपना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। रफ्तार जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना करके जो थी, उसके आगे मोदी जी ने क्या किया, रफ्तार लगा दिया, मतलब इसको और ज्यादा एसिलरेट करना है। किस मिनिस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिटी कंपोस्ट स्कीम किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मौसम किससे रिलेटेड है, स्टार्टअप इंडिया किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले सिटी कंपोस्ट कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन बचा बी एंड सी। देखते हैं, तो सिटी कंपोस्ट स्कीम किससे रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। दूसरा क्या था, प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट मौसम किससे रिलेटेड है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है साइट से, एकदम कॉपी करके आप एक बार पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में खास करके गवर्नमेंट रिपोर्ट और गवर्नमेंट साइट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। एक एक लाइन उठा देते हैं उसी साइट से या किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट से, तो मैं भी प्रिपरेशन ऐसे ही कराता हूँ कि डायरेक्ट जो सोर्स है उसी को मैंने उठा के आपके पास चिपका दिया है, आप उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट मौसम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, एम क्या है पढ़ लेना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है ये। चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या बेल्ट या जो सिल्क रूट इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए भी बात की जाती है कि प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया गया है। बाकी जो थर्ड वाला स्कीम था स्टार्टअप इंडिया, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो ये क्वेश्चन कौन था, ये क्वेश्चन नंबर है 10, और 10 का आंसर होगा 2। 3 भी गलत है ना, स्किल डेवलपमेंट थोड़े ना है, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सरकार ऐप, डिजी लॉकर,
112 ऐप तो आपको पता है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको डेवलप किया है, तो थर्ड तो बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं 11 मतलब सी और डी में से क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले साकार ऐप को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने। ये क्या करता है, ये एक एग्यूमेंटेड रियलिटी को की हेल्प से ये बताएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने क्या क्या अचीवमेंट्स रिसेंट ईयर्स में एक्वायर किया है। सेकेंड आपका है ये किससे, हाँ ये उसी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का स्क्रीनशॉट है। कौन सी एप्लीकेशन, साकार ऐप के लिए। उसके बाद डिजी लॉकर किसके अंदर, माइटी के अंदर है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर है, आता है। क्या करना है, आपके जितने भी 10th के सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सबको है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में डाल दो, आपका डाटा, आपका मतलब वो जो है वो सेफ रहेगा। ठीक, बाकी ये 112 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइट में। ठीक, तो ये तीनों स्क्रीनशॉट है, आप पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको एग्जाम के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो 11 का आंसर होना चाहिए इतने डिटेल डिस्कशन के बाद सी। ठीक, सरकार ऐप में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, उसका तो कोई काम नहीं है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 तुमको ई रकम प्लेटफॉर्म, हॉटीनेट ऐप, मेघदूत ऐप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना से रिलेटेड है। पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ई रकम क्या है, ई रकम एक ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव है जो हेल्प करेगा फार्मर्स को कि भाई तुम्हारा जो प्रोड्यूस है उसके तुमको जो एक्यूरेट दाम है वो मिल जाए। कैसे मिल जाए, वो बायर्स को और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला देगा। इसको किसने डेवलप किया, एमएसटीसी ने और सीआरडब्ल्यूसी के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना, तुमको अच्छा लगेगा। सेंट्रल रेलसेड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड है। ठीक, बाकी हॉटीनेट क्या प्रोवाइड करेगा, इसको अपेडा ने डेवलप किया है। क्यों, यूरोपियन यूनियन में ना बहुत सारे वो WTO पढ़ते होगे तो सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर करके एक टर्म आता है। तो ये इंडिया के जितने फूड प्रोडक्ट है ना, इसमें कहते हैं कि नहीं नहीं आपने ये फर्टिलाइजर्स यूज किया है, आपने ये पेस्टिसाइड यूज किया है, आपके यहाँ साफ सफाई नहीं होती, तो बहुत सारे नॉन ट्रेड बैरियर लगा देते हैं। इस हिसाब से हमारे एक्सपोर्ट पिट जाते हैं उस रीजन में। तो अपेडा ने क्या किया है कि एक ऐप डेवलप किया है जिसमें फार्मर्स को बताएगी कि भाई तुमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, सर्टिफिकेशन कैसे कराना है, ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रेप्स हैं, ठीक है, वो सब यूरोपियन मार्केट में अच्छे से टिक जाए। ठीक, बाकी ये स्क्रीनशॉट है। मेघदूत है, मेघदूत किससे रिलेटेड, ये हमें बताएगा कि एडवाइस देगा किसको, फार्मर्स को, लोकल लैंग्वेज में किस चीज का, कि मौसम क्या है। ठीक, डेवलप किसने किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है। किसके साथ मिलके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ उसने ये चीज को डेवलप किया है। ठीक, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना, ये किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में ये सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे केवल 12 का ए सही है, बाकी सारा क्वेश्चन आपके साथ छला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक बनाती है। बिल्कुल सही बात है जी। इंडिया की रैंक कितनी है, 1116 है 2020 का अगर आप रिपोर्ट देखो तो। और भी जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करती है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, ग्लोबल कैपिटल ह्यूमन इंडेक्स अगर देखो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, इंडिया की रैंक बहुत नीचे आती है, नॉर्वे ने टॉप किया है। तो 13 का आंसर होना चाहिए सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 किससे रिलेटेड है, शिकागो कन्वेंशन से रिलेटेड है। इट इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब मिलिट्री एविएशन के लिए नहीं है, सिविल एविएशन के लिए। ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया साइन बट नॉट रेटिफाइड द शिकागो कन्वेंशन, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं फिर आगे। ठीक है, ये आप कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन पढ़ोगे तो इसको किस नाम से जाना जाता है, शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। 1944 में 52 स्टेट्स ने मिलकर किया था इसको साइन, बाकी पढ़ लेना। और उसके बाद इंडिया एंड शिकागो का बहुत एक हिस्ट्री रहा है, इंडिया फाउंडर मेंबर है, राइट। ये अब जाके उसके साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की साइट पे आप, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लाया है, आप ये सारा पढ़ लेना एक बार, बस ऊपर ऊपर देख लेना, बाकी कुछ नहीं। तो 14 का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ए, 2 गलत है, 1 सही है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से रिलेटेड। कौन सी मिनिस्ट्री है भैया, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री अगर जानना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साइट पे गया, उसके बाद मुझे DMIC मिल गया। ये मुझे मिला डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कौन सी मिनिस्ट्री है, बहुत ध्यान से देखने पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगती है, तो ये तो गड़बड़ होगी ना पहली वाली स्टेटमेंट। बाकी भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है क्या, भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। DMIC को 2007 में ही अप्रूव कर दिया गया था, बट कुछ फिनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल झंझट की वजह से 2011 आ गए, मतलब 4 साल तो ऐसे ही लग गए। किन किन स्टेट से पास होता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसको मैप में आज के आज जाके लोकेट कर लेना। ठीक, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो DMICDC है, जो इस
प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ, जिसका शेयर 49% है, उसके साथ साथ कौन कर रही है, JBIC यानी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो 14 का आंसर क्या होना, 15 का आंसर क्या होना चाहिए, 15 का आंसर होगा डी। बाकी इस साइड से मैंने आपके लिए ला दिया, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है SFAC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के बारे में। इसको 2014 में बनाया गया था, कहीं बॉडी तो बहुत पुरानी है, ठीक है। बाकी कह रहा है कि FPO जो होते हैं स्कीम को, और नेशनल ई मार्केट स्कीम है उसको SFAC रेगुलेट करती है या इसको इम्प्लीमेंट करती है। देखते हैं SFAC के बारे में। SFAC के बारे में 1994 में ही बनाया गया था, इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड किया गया था 1994 में ही। इसको गवर्न कौन करता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके चेयरमैन कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, ठीक। SFAC के साइड में ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो इंपॉर्टेंट, एक तो दिल्ली किसान मंडी है, नेशनल ई मार्केट स्कीम ऑन ई प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको मैनेज करती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 का आंसर क्या होगा बेटा, 16 का आंसर तो जो 1 है वो गलत है, 2 जो है वो सही है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आगे चलते हैं। SFAC के बारे में कह रहा है कि इसको कब बनाया गया था, 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में बनाया गया था 1994 में, मतलब 1994 में इस वाले फलाने एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जिसको चेयर कौन करते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर करता है इसको, ठीक है। बाकी फंक्शंस देख लेना, स्मॉल एग्री बिजनेस को प्रमोट करता है, FPO को, और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है उनको प्रमोट करते हैं। बाकी इनैम को ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या कह रहे हैं, अपेडा पे क्वेश्चन है, राइट। अपेडा पे क्वेश्चन है, तो अपेडा के बारे में पहले जान जाते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया था 1985 का, उसके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कॉमर्स है। अपेडा को कभी भी एग्रीकल्चर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, रिपीट, एग्रीकल्चर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। उसके बाद इसका मैंडेट क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, बट एट द सेम टाइम एक ये ट्रिविया है कि इंपोर्ट ऑफ शुगर को भी कौन मैनेज करता है, यही अपेडा ही मैनेज करती है, राइट। फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं होता। कौन होता है इसका चेयरमैन, एक अलग से इंसान होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। बाकी एक मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट देखना कि 1 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द प्लानिंग कमीशन। ये आज भी, यानी आज कौन सा डेट है, अप्रैल में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है पेडा की, उसमें प्लानिंग कमीशन लिखते हैं। इन्होंने आज तक अपडेट नहीं किया कि नीति आयोग हो गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी काम करती है कभी कभी। इट वॉज स्टैब्लिश बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गलत है, सेकंड गलत हो गया, 1 सही है। तो 17 का क्या आंसर होना चाहिए, बोलो जल्दी से, 17 का आंसर होगा ए, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेके है। कह रहा है ओनली फार्मर्स कैन बाई द सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। इसको लेके बहुत ज्यादा बवाल भी होता है। देखो अगर आप एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो फर्टिलाइजर्स इंडिया में दो होती है, एक यूरिया होती है, एक नॉन यूरिया होती है। यूरिया होती है, नॉन यूरिया होती है। नॉन यूरिया जो है वो मोस्टली मार्केट रेगुलेटेड होती है, और यूरिया जो होती है इसको गवर्नमेंट इसका प्राइस फिक्स करती है, गवर्नमेंट यूरिया की सब्सिडी प्रोवाइड करती है कंपनीज को, ठीक। अभी क्या है कि ये केवल फार्मर्स तक कोई सीमित नहीं है, मतलब जो नॉन फार्मर्स है वो भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं। दूसरा, हाँ ये याद रखना कि पर इंडिविजुअल एट अ टाइम केवल 100 बैग्स ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। बाकी ये वाला जो स्टेटमेंट है कि FRP ऑफ यूरिया इज फिक्स्ड बाय हुम, गवर्नमेंट, बट MRP ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स इज डीकंट्रोल, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, 18 का आंसर होगा सी, जहां पे सेकंड और थर्ड सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। बाकी याद रखना, ये टर्म पूछ लेते थे कि नो डिनाइल पॉलिसी किससे रिलेटेड है, नो डिनाइल पॉलिसी रिलेटेड है आपका फर्टिलाइजर्स परचेज से, जिसमें जो फार्मर भी है, नॉन फार्मर भी है, वो भी खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ईताल, एम हरियारी और L2 प्रो इंडिया, ये 3 ऐप्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ईताल किसने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई है। इसने क्या किया, ईटाल को बनाया था, क्यों, ताकि जो ऑनलाइन ई सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है उसका रियल टाइम एनालिसिस किया जा सके। दूसरा, एम हरियाली किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है। सिमिलरली L2 प्रो इंडिया क्या था, DPIT जो था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए L2 प्रो को अनाउंस किया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, जहां पे ये इन्वायरमेंट नहीं है, ये हाउसिंग था। देखो यहाँ पे हाउसिंग था ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फिशरी सेक्टर के बारे में कह रहा है कि ब्लू रिवोल्यूशन वाज लॉन्च इन 12 5-year प्लान, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, UAE is the largest market for Indian seafood and Tamil Nadu is the leading fish producing state in India। चारों स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन 7 5-year प्लान में
85 से 90 के बीच में आया था। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है, बता दो कमेंट में पहला कौन है। बाकी मैं इतना बता दे रहा हूँ, यूएस जो है वो इंडिया के सी फूड का सबसे बड़ा मार्केट है। उसके बाद जो तुम्हारी हैं वो कौन कंट्रीज आती हैं, साउथ एशियन आती है, उसके बाद बहुत कम मार्जिन से यूरोपियन यूनियन आती है। इंडिया के जीडीपी में अगर तुम फिशरी का कंट्रीब्यूशन देखो तो 1% और एग्रीकल्चर जीडीपी देखो तो 5%। गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिया है, एक तो नील क्रांति मिशन जिसको ब्लू रिवोल्यूशन 2.0 भी कहते हैं, बाकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और गवर्नमेंट ने मनरेगा के अंदर ये फार्म पॉन्ड्स को भी प्रमोट करने की बातें कह रही हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 है आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये है। क्वेश्चन नंबर 22 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको कब पास किया गया था, 2013 में पास किया गया था। एम क्या है कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन प्लस 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सब्सिडाइज फूड दिया जाए। ओवरऑल अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है उसके एम्बिट में कवर है। कब रिलीज किया गया था इस प्रोग्राम को, 2013 में। एलिजिबिलिटी कौन है, एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और जो अंत्योदय अन्न योजना वाले बेनिफिशियरी हैं उनको भी कवर किया जाना है। प्रोविजन क्या है कि 5 किलो फूड ग्रेन्स देंगे पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ एट द रेट ऑफ 3:1। 3:1 में क्या किया जाएगा, राइस 3, व्हीट 2, कोर्स ग्रेन मोटा अनाज 1। अंत्योदय अन्न योजना को कितना मिलेगा, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ मिलेगा। बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको 6,000 रुपए मिलेंगे। ठीक, मील 14 साल के बच्चों तक को, फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू द बेनिफिशियरी इन द केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ इंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स। एंड लास्ट में है ग्रीवांस रीएड्रेसल मैकेनिज्म होगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। यानी क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे तो 22 में अंत्योदय अन्न योजना इज पार्ट ऑफ एनएफएसए। 22 में बिल्कुल सही बात है, एनएफएसए इज लिंक टू पॉवर्टी नहीं। हमने देखा कि 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 75 रूरल एंड 50 अर्बन जो है वो एनएफएसए के अंडर कवर है। इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि 50% के ऊपर की जनता अपनी गरीब है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर द एक्ट टू रिवाइव द टू रिसीव द सब्सिडाइज फूड ग्रेन, गलत बात है। ये कितना है, 67% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है एमएसपी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। मैं सीधे साइड पे गया, मैंने तुम लोग के लिए उठा के ले दिया। एमएसपी के बारे में समझो, एमएसपी के बारे में सीसीईए जो है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अनाउंस करती है एमएसपी को, राइट। कब अनाउंस करती है, एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन। ठीक, किसके रिकमेंडेशन पे, सीएसीपी के रिकमेंडेशन पे। ठीक, सीएसीपी कितने क्रॉप्स को रिकमेंड करता है, 23 कमोडिटीज को, जिसमें ये 7 है। सबसे ज्यादा सीरियल्स है, सीरियल्स के बाद पल्सेस, पल्सेस के बाद ऑयलसीड, ऑयलसीड के बाद कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं। एमएसपी के कैलकुलेशन में 3 तरीके यूज होते हैं, एक तो A2 है, एक A2 प्लस FL है, एक C2 है। तो अभी जो कैलकुलेशंस होते हैं वो A2 प्लस FL पे होते हैं। A2 में क्या आता है, वो जो टोटल कॉस्ट होता है, जैसे सीड का क्या कॉस्ट हुआ, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, हाइड लेवल का, या फ्यूल का, इरिगेशन का, ये जितने भी कॉस्ट हुआ उसको इसमें डाल दिया जाता है A2 में। FL में क्या जाता है, FL में वो भी वैल्यू यूज किया जाता है जो अनपेड फैमिली लेबर है। ठीक, बाकी आप C2 अगर देखो तो C2 में देखो, C2 और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब A2 प्लस FL तो है ही, उसके ऊपर क्या जोड़ दो, जो रेंट और इंटरेस्ट जो छोड़ दिया जाता है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जानो, बस ये जानो कि तुम्हारा जो एमएसपी कैलकुलेशन होता है वो A2 प्लस FL पे होता है। बाकी एमएसपी सिस्टम से अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो सीएसीपी होती है वो फील्ड स्टडी करती है, ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड स्टडी नहीं करती है। बाकी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड इन द बजट दैट एमएसपी वाज 1.5 टाइम A2 प्लस FL फार्मूला। तो ये बहुत ट्रिकी है, गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से इस चीज को बाईपास कर दिया, बताया नहीं था कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 24 का आंसर है डी। गवर्नमेंट ने कुछ बजट में नहीं बताया था कि हम 1.5 टाइम्स किसका कर रहे हैं, A2 प्लस FL का, ठीक है। और ये गवर्नमेंट वैसे भी चुप रहने में बहुत महारत है इसको। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 में 2 स्कीम पूछ रहे हैं, एस्पायर और स्वती किस चीज से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है बेटा, ये रिलेटेड तुम्हारा एमएसएमई का। एमएसएमई के साइड से मैंने आपके लिए 9 स्कीम जो है वो उठा के ला दिया आपके पास, आप इन 9 के 9 को पढ़ लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये रहे 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो बता देना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।